नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में, जो है प्रत्यायोजित विधायन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस पर एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। प्रत्यायोजित विधायन शब्द कब अस्तित्व में आया, थोड़ा सा इतिहास जानें। इसका प्रारंभ 1832 में इंग्लैंड में जो रिफॉर्म एक्ट, सुधार अधिनियम लागू हुआ था, उससे माना जाता है। इस एक्ट द्वारा सरकारी विभागों को अपना कार्य अच्छे ढंग से कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया। विधिक शब्दावली में प्रत्यायोजन शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला तो ये कि जब कार्यपालिका को विधायिका द्वारा विधायनी शक्ति प्रदान कर दी जाती है, और दूसरे अर्थ में जब विधानमंडल अपनी विधायी शक्ति को स्वयं के अलावा किसी अन्य निकाय या संस्था को सौंपता है, तो ऐसे निकाय या संस्था द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वो प्रत्यायोजित विधि के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, परिपत्र, अधिसूचना आदि कुछ भी सम्मिलित हो सकता है, यानी प्रत्यायोजित विधि किसी भी रूप में हो सकती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ बाद जो आधुनिक युग हुआ, सामाजिक चेतना ही समाज में नई जागृति हुई, तो जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, समाज में समस्याएं बढ़ती गई, तो उन समस्याओं को निपटने के लिए कार्यपालिका को विधायिक शक्ति का प्रत्यायोजन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनसे निपटने के लिए तो कार्यपालिका के पास कानूनी शक्ति होना एक, कह सकते हैं कि उसकी बहुत अधिक आवश्यकता महसूस हुई। इतना सब होते हुए भी कुछ विद्वान इसके पक्ष में है, जैसे रॉबिन्स, लॉस्की, जेनिंग्स, और कुछ इसके विरोध में है, कट्टर विरोध में है, जैसे ह्यूबर्ट, कीटन और एलन। वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक परिस्थितियों को देखते हुए संसद के लिए आवश्यक हो गया कि प्रशासनिक कुशलता के लिए वह अपनी विधायी शक्ति है वो कार्यपालिका के प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दें। इस प्रत्यायोजित अधिकार शक्ति के अंतर्गत प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा विभागीय नियमों अथवा आदेशों की संरचना की जाती है। ऐसे क्या कारण हैं जिनके फलस्वरूप विधायिका को कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका या किसी अन्य निकाय को प्रत्यायोजित करनी पड़ती है, हस्तांतरित करनी पड़ती है? तो इसके कुछ कारण विद्वानों ने, विधिवेत्ताओं ने बताए हैं, जिनमें सबसे पहला है समय का अभाव। हम सब जानते हैं कि संसद और विधानमंडल के पास इतना काम होता है कि वो खुद के द्वारा पारित अधिनियमों को हर एक पहलू पर डिटेल में डिस्कस करें, उस पर विस्तार से उपबंध बनाए, ये उनके लिए संभव नहीं होता, यानी समय की उनके पास अत्यधिक कमी रहती है। तो विधायिका, संसद और विधानमंडल क्या करते हैं कि किसी कानून के संबंध में मूल रूप से जो नीति है, मोटी मोटी नीति बना देते हैं, और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन प्रशासकीय अधिकारियों को कर देते हैं। यानी वो अपनी विस्तृत नियम बनाने की शक्ति प्रशासकीय अधिकारियों को हस्तांतरित कर देते हैं, जिनके द्वारा वो प्रशासकीय अधिकारी उस नियम से संबंधित उस सीमा में रहते हुए नियम और विनियम, उपनियम आदि बनाते हैं। दूसरा है तकनीकी ज्ञान की कमी। अनेक मामले ऐसे होते हैं जिनमें तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। हमारे सांसद, विधायक ये कुशल राजनीतिज्ञ तो हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो हर एक मामले में तकनीकी रूप से समृद्ध हो, सक्षम हो। जैसे
अणु शक्ति का मामला आ गया, बिजली का मामला हो गया, सोलर प्रोजेक्ट हो गए, विंड पावर हो गया, पानी से विद्युत शक्ति के मामले हो गए। तो ऐसे होते हैं जो तकनीकी मामले होते हैं जिनके बारे में एक आम आदमी, चाहे वो राजनीतिज्ञ क्यों ना हो, संपूर्ण जानकारी नहीं रख सकता और उस बारे में वो अपनी राय नहीं दे सकता। तो ऐसे मामलों में विधायिका अपने अधिनियम द्वारा केवल मुख्य नीति का निर्धारण कर देती है और विस्तृत नियम बनाने का कार्य प्रशासकीय विभागों को, खास तौर पर जो उनमें विशेषज्ञ होते हैं, उनको सौंप दी जाती है। तीसरा है आपातकालीन स्थिति। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो जाती है कि जिसमें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। तो उस वक्त तत्काल कार्रवाई के लिए ये संभव नहीं होता, ना तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना ही उस वक्त ऐसा संभव थ्योरेटिकल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल तो व्यावहारिक रूप से तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि उस वक्त विधायिका तुरंत उसको कानून बनाए, क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि तुरंत कार्रवाई ना होकर वो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जब तत्काल नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो व्यवस्थापिका द्वारा जो विधि निर्माण प्रक्रिया अपनाई जाए अगर, तो उसमें विलंब होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आपातकाल में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कार्यपालिका को विधायिका द्वारा विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है। चौथा है विधि की प्रायोगिकता के परीक्षण हेतु, एक्सपेरिमेंटेशन हेतु। बहुत सी नीतियाँ ऐसी होती है जिन्हें बनाकर तुरंत ही लागू नहीं किया जा सकता। पहले उनके लिए फीडबैक लेना होता है कि ये नीति उस क्षेत्र विशेष में या पर्टिकुलर जिस समुदाय के लिए बनाई गई है उसमें वो कारगर सिद्ध होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए एक छोटे क्षेत्र में उसे लागू किया जाता है, जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रयोग के तौर पर। और उस प्रयोग के जो रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट के नफ़े नुकसान गुण दोष को देखते हुए विधायिका यह निर्णय करती है कि यह नीति, यह कानून आगे कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे चलाया जाना चाहिए या इसे समाप्त कर देना चाहिए, या इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उसे संशोधन करके उसे वापस लागू किया जाए। अगर ये विधियाँ सफल होती है तो इन्हें लागू रहने दिया जाता है, अन्यथा इनका निरसन कर दिया जाता है। ऐसी विधियों के निर्माण के लिए कार्यपालिका को अगर शक्ति प्राप्त होगी तो वो बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि विधायिका द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कानून बनाने में, विधायी प्रक्रिया वो अत्यंत जटिल और दीर्घकालीन होती है और कार्यपालिका अपेक्षाकृत बहुत सरल तरीके से और त्वरित गति से उसमें परिवर्तन कर सकती है और उसका पालन करवा सकती है, उसे लागू करवा सकती है। अगला कारण है, कुछ विशिष्ट मामले ऐसे होते हैं जैसे राशनिंग योजनाएं, आयात निर्यात जो टैक्स लगते हैं आयात निर्यात पर, मुद्रा का विनिमय जो होता है, उनके बारे में यही उचित रहता है कि जब तक वो विधि कंप्लीट ना हो जाए, अधिनियमित ना हो जाए, तब तक उसको उजागर नहीं किया जाए। ऐसा जनहित में श्रेयस्कर होता है। तो ऐसे मामलों को विधायिका द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के पास विधि निर्माण हेतु सौंप दिया जाता है ताकि उनकी गोपनीयता, सीक्रेसी बनी रह सके। लोक प्रशासन में वर्तमान समय में जो परिस्थितियां आ रही हैं, वर्तमान में जो सामाजिक दायित्व राज्य के बढ़ते जा रहे हैं, विधानमंडल के बनते जा रहे हैं, नई चुनौतियां पेश आती जा रही है, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप अपने चरम पर है, तो उस दृष्टि से विधायन का प्रत्यायोजन अत्यंत आवश्यक समझा गया है ताकि संबंधित प्राधिकारी जो है वो उससे संबंधित प्रभावों को, जो कानूनी प्रभाव है, प्रभावी कानून है, उनको निर्माण कर सके और उससे सही तरीके से उसका पालन करवा सके, उसे लागू कर सके। जनसाधारण के लिए अगर एक सारांश में प्रत्यायोजन विधायन की आवश्यकता क्यों है, तो उसके लिए एक लाइन ये होगी कि जनसाधारण के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी प्रत्यायोजित विधान जो है उसकी आवश्यकता महसूस हुई है और ये एक प्रभावी हथियार या प्रभावी तरीका हम कह सकते हैं कि यह सिद्ध हुआ है। इतना कुछ होते हुए भी कुछ विधिवेत्ता इसके कट्टर विरोध में है, जैसे जिनमें लॉर्ड हिबर्ट हैं, उन्होंने इसे
नई निरंकुशता, न्यू डेपोटिज्म कहा है, और वो कहते हैं कि इससे शासन के प्राधिकारियों में स्वेच्छाधारिता यानी मनमाना, निरंकुश बनने का उनका मनमानापन की संभावना रहती है, जो डायसी के विधि सम्मत शासन, रूल ऑफ लॉ के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। परंतु इसके जो समर्थक है वो कहते हैं कि आलोचना निराधार है और वर्तमान में प्रत्यायोजित विधान के बिना व्यवस्थापिका जो बढ़ते हुए दायित्व है उनका सुचारू रूप से पालन करना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो ये सब था प्रत्यायोजित विधान के बारे में कि प्रत्यायोजित विधान क्या है और किस कारण से इसकी आवश्यकता महसूस हुई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।